नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ व्याख्याता इतिहास आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास विषय के प्रथम अध्याय, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल या अंग्रेजी में स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर मुख्यतः असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, नेट, जेआरएफ इतिहास विषय की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ आईएएस, स्टेट, पीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर इस अध्याय से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अतः उक्त परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। साथियों, ये मेरे हैंडराइटिंग नोट्स हैं और मैंने स्कूल लेक्चरर की तैयारी के दौरान बहुत सारी प्रमाणित किताबों का सहारा लेकर इनको बनाया था और मेरा चयन सुनिश्चित करवाया था। साथियों, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में आप खुद तय करना कि इससे बाहर कौन से प्रश्न आ सकते हैं। शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। साथियों, प्राग ऐतिहासिक काल शुरू करने से पहले हम इतिहास के विभाजन की बात करते हैं। मोटे तौर पर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, जैसा कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। साथियों, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ये इतिहास का विभाजन है और तीनों कालों की समयावधि दी हुई है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल की समयावधि है 25 लाख से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व। साथियों, ये 300 है, इसको 3000 मानना आप। 25 लाख ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व। आदि इतिहास की समयावधि है 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व और ऐतिहासिक युग की समयावधि है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान तक का जो भी एक पल हमारा बीत गया वो ऐतिहासिक काल है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का ये विभाजन किया गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का मानव जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था और इसलिए उस समय के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है और मानव का जो जीवन था वो पाषाण औजारों के इर्द गिर्द था। इसलिए जितने भी पाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल की जाती है। साथियों, समय के साथ मानव थोड़ा सभ्य हुआ और इस काल में मानव पढ़ना लिखना जान गया। ये अलग बात है कि उसका लिखा हुआ हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इस काल में हमें लिखित और पुरातात्विक दोनों इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हम आदि इतिहास को जानने के लिए ही पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आदि इतिहास काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक युग की। तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व महाजनपद काल से शुरू होता है। लिखित और पुरातात्विक दोनों ही प्रकार के हमारे पास में स्रोत उपलब्ध है जिन्हें पढ़ा और समझा जा चुका है। तो अब ये हुआ इतिहास का विभाजन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर। साथियों, हमारा टॉपिक है पाषाण काल। तो जैसा कि मैंने बताया कि पाषाण काल को भी मोटे तौर पर 3 कालखंडों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 कालखंडों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। साथियों, ये जो विभाजन है, इस विभाजन का आधार क्या है? तो इस विभाजन का आधार है जलवायु। इस विभाजन का आधार है औजार निर्माण विधि और जीवन निर्वाह पद्धति। तो साथियों, जैसा कि पूरा पाषाण काल में पृथ्वी पर हिमयुग था। हिमयुग मतलब पृथ्वी पर बहुत मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई थी और उस समय क्या है कि जो विशालकाय जीव है, जो बड़े जीव जंतु है, वो ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकते थे। तो उस काल में जो मानव है वो बड़े जीवों का शिकार करने के लिए उसने बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाए, जिन्हें हम पेबुल, चॉपर, चॉपिंग संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ये औजारों के नाम है, आगे आएंगे अपने जिक्र करेंगे। पेबुल, चॉपर, चॉपिंग, इस प्रकार के। और मानव गुफाओं में, कंदराओं में निवास करता था। घुमक्कड़ था, यायावर था, बर्बर था, असभ्य था। समय के साथ मानव सभ्य हुआ। इस काल में आते आते, यानी मध्य पाषाण काल में आते आते हिमयुग की समाप्ति हो जाती है
बर्फ पिघलती है तो सूक्ष्म जीव जंतु वनस्पतियों का पृथ्वी पर आगमन होता है। अब मनुष्य के औजारों में निर्माण में भी भिन्नता आ गई है। यानी पूरा पाषाण काल के जो बड़े औजार थे, पेबुल, चॉपर, चॉपिंग, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलते, इस काल में मिलते हैं, लेकिन इस काल में जो औजार है ज़्यादातर सूक्ष्म औजार है, क्योंकि अब सूक्ष्म जीवों का शिकार करने के लिए उन्हें छोटे औजार बनाने पड़े। तो साथियों, यहाँ औजारों में भिन्नता आ गई है और आगे चलकर मानव और ज़्यादा सभ्य होता है। देखो, दोनों काल में, इसी कालखंड में पूरा पाषाण और मध्य पाषाण, दोनों कालखंड में मानव क्या है? खाद्य संग्राहक और आखेटक है। शिकार और खाद्य सामग्री को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन नव पाषाण काल आते आते मनुष्य ने कृषि की तकनीक सीख ली है। कृषि के प्राचीनतम अवशेष हमें मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वहाँ से हमें मिलते हैं। आगे हम जब स्थल करेंगे वहाँ दोबारा मेहरगढ़ का जिक्र करेंगे। तो साथियों, कृषि की तकनीक सीख ली। इसी प्रकार उसने स्थायी रूप से एक स्थान पर रहना सीख लिया, क्योंकि इससे पहले के दोनों जो काल है, मध्य और पूरा, यहाँ घुमक्कड़ यायावर था, गुफाओं में कंदराओं में निवास करता था। लेकिन यहाँ क्या है? स्थायी रूप से उसने रहना सीख लिया। नव पाषाण काल में अपने घर बना के रहने लग गया। नव पाषाणकालीन बस्तियां गुफ कराल और बुर्ज होम, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ से गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं। साथियों, इस काल में मानव ने बड़े पैमाने पर आग का प्रयोग शुरू किया। दक्षिणी भारत में बहुत सारे स्थल है, उतनूर है, पीकलीहल है, संगनहल्लू है, वहाँ से हमें आग के साक्ष्य, राख के ढेरों के साक्ष्य मिलते हैं, ऐश माउंट जिसे कहती हैं। आगे हम जब नव पाषाणकालीन स्थल करेंगे वहाँ मैं उनको विस्तार से उनकी चर्चा करूँगा। अभी हम पाषाण काल का विभाजन किन आधारों पर किया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जलवायु, औजार निर्माण विधि, जीवन निर्वाह पद्धति के आधार पर पाषाण काल का विभाजन ये पूरा पाषाण, मध्य और नव में किया गया है। साथियों, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने पाषाण काल का विभाजन अपने हिसाब से किया है, पुरातत्ववेत्ता हैं। जैसे एक विद्वान का नाम P.F. सुहम। तो P.F. सुहम महोदय जो है वो डेनमार्क के हैं। साथियों, P.F. सुहम 1776 में, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और कोपेनहेगन जो संग्रहालय है वहाँ की सामग्रियों के आधार पर P.F. सुहम महोदय ने पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल, ये 3 काल बताए हैं। ध्यान रखना साथियों, ये प्रश्न आया हुआ है कि किसने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों के आधार पर इतिहास का विभाजन किया है या किन किन काल खंडों में किया है। तो P.F. सुहम ने पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। टॉमसेन महोदय ने भी P.F. सुहम का अनुसरण करते हुए उक्त विभाजन को स्वीकार किया है। हम ये कह सकते हैं कि P.F. सुहम के विभाजन को टॉमसेन महोदय ने स्वीकार किया। साथियों, एक विद्वान है सर जॉन लुबाक, जिन्हें लॉर्ड एवेवरी भी कहा जाता है। इन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व और नव, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है वो है एडवर्ड लारतेत महोदय का विभाजन। एडवर्ड लारतेत महोदय ने पूरा पाषाण काल को, जैसा कि हम पीछे जिक्र कर चुके हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। लेकिन लारतेत महोदय ने पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांट दिया, निम्न पूरा, मध्य पूरा और उच्च पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल के ही 3 भाग हैं। साथियों, यहाँ आपके लिए यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि लारतेत का वर्गीकरण है विश्व भर में स्वीकृत है। अभी शायद मुझे याद है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें भारत में प्राग ऐतिहासिक काल के अन्वेषणकर्ता या भारत में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहले एक नाम आता है डॉक्टर प्राइमरोज का। ये अंग्रेज है और भारत में प्राग ऐतिहासिक काल को उद्घाटित करने वाले पहले व्यक्ति है डॉक्टर प्राइमरोज। 1842 में एक जगह है लिंगसुगुर, रायचूर जिला कर्नाटक में है। यहाँ से प्राइमरोज महोदय ने पाषाण उपकरण, छुरा व तीर के फलकों की प्राप्ति की। साथियों, एक नाम आता है जॉन इवांस का। इन्होंने टी नरसिंहपुर, नर्मदा घाटी में है ये, मध्य प्रदेश में, यहाँ से इन्होंने एक पाषाण उपकरण की खोज की। अगले जो विद्वान है वो सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इनका जिक्र आगे भी आएगा, लेकिन यहाँ अपने एक साथ इनको कर लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट मूलतः भूविज्ञानिक थे। ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट मूलतः क्या थे, तो भूविज्ञानिक। 1863 में पल्लवरम एक जगह है चेन्नई के अंदर, चेन्नई है तमिलनाडु में, वहाँ से इन्होंने एक हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी, और किसकी, पत्थर की। ध्यान रखना पत्थर, क्योंकि पाषाण काल कर रहे हैं, सारे औजार पत्थर के होंगे, धातु का कोई औजार नहीं होगा। तो साथियों, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम चेन्नई से हैंडेक्स की प्राप्ति की और भारत में इन्हें प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। ब्रूस फुट के मित्र है विलियम किंग। 1884 में किंग ने एक जगह अतिरमपक्कम तमिलनाडु में है, यहाँ से एक हैंडेक्स की प्राप्ति की। इसी प्रकार एक नाम CL कार्लाइल का है। 1867 में विंध्य क्षेत्र में इन्होंने मध्य पाषाण काल स्थल की खोज की थी। CL कार्लाइल को हम ऐसे कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल के जनक। इसी प्रकार एक नाम है लेनमे सूरियर जो महोदय है 1860 में इन्होंने टोस नदी में नौ पाषाणकालीन स्थल की खोज की। तो इस प्रकार कुछ विद्वान है जो भारत में प्राग ऐतिहासिक काल में अपना योगदान दिया जिन्होंने। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, एडवर्ड लारतेत ने पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, निम्नपुरा, मध्यपुरा, उच्चपुरा। ठीक है। पूरा पाषाण काल का समयावधि है 2 लाख से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व। मध्य पाषाण काल की है 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व। नव पाषाण की है 6,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व। और लारतेत महोदय ने पूरा पाषाण को 3 भागों में बांट दिया, निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा। ये जो वर्गीकरण है पूरा पाषाण काल का, ये उपकरणों में भिन्नता के आधार पे है, यानी पूरा पाषाण काल के उपकरणों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। और भारत में जो पाषाणकालीन संस्कृति है उसका नामकरण जो है वो यूरोप के अनुसार ही किया गया है। साथियों, आगे बढ़ते हैं तो हम पहले पूरा पाषाण काल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम मध्य पाषाण और नव पाषाण पे आएंगे। तो हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। जैसा कि लारतेत महोदय ने 3 भागों में बांटा, निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा। साथियों, पृथ्वी पर भूगर्भ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आयु निर्धारित करते हुए उसे 4 महाकल्पों में विभाजित किया। महाकल्पों का आगे विभाजन काल में है और आगे विभाजन युगों में है। 4 महाकल्प हुए हैं, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। सेनोजोइक और नियोजोइक को संयुक्त रूप से भी रखा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, सेनोजोइक महाकल्प है, उसमें 7 युग हुए। कितने युग हुए? 7। उन 7 युगों में हमें 2 महत्वपूर्ण है, जो छठा और 7वां। छठे युग को कहा जाता है प्लीस्टोसीन और 7वें को होलोसीन। अभी हम प्लीस्टोसीन की बात करते हैं। बात करें अपने निम्नपुरा पाषाण काल किस युग का है, तो महाकल्प तो है सेनोजोइक और युग है प्लीस्टोसीन। और प्लीस्टोसीन में कौन सा, अगर निम्नपुरा पाषाण काल है तो वो होगा निम्न प्लीस्टोसीन काल का, अगर मध्यपुरा पाषाण काल है तो वो होगा मध्य प्लीस्टोसीन काल का।
और उच्च पूरा पाषाण काल है तो वो होगा उच्च प्लीस्टोसीन काल का। साथियों, निम्न पूरा पाषाण काल की समय अवधि 2 लाख से लेकर 1 लाख ईस्वी पूर्व है, 2 लाख से 1 लाख, और मध्य पूरा पाषाण काल की है 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण की है 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। साथियों, ये जो पूरा पाषाण काल का विभाजन है, जैसा कि मैंने बताया, उपकरणों में भिन्नता के आधार पर किया गया है। तो तीनों कालखंडों में उपकरणों में भिन्नता है। निम्न पूरा पाषाण काल के जो उपकरण है वो कोर आधारित है, इसलिए इसको कोर संस्कृति कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण फलक आधारित है, इसलिए इसे फलक संस्कृति कहा जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण ज़्यादातर ब्लेड आधारित है, इसलिए इसे ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति भी कहा जाता है। ब्यूरिन भी यहाँ बड़ी मात्रा में मिले हैं। तो साथियों, बात करते हैं कोर उपकरणों की। तो जैसा कि नदी घाटियों में धाराओं के साथ बहकर आने वाले जो पत्थर है वो एक दूसरे से टकराते हैं और उनमें घर्षण के कारण उनका नुकीलापन है वो समाप्त हो जाता है, या यूं कहें उनके जो किनारे हैं वो घिस जाते हैं और पत्थर हो जाता है गोल। गोल पत्थर है उसे कहा जाता है पेबुल। क्या कहा जाता है? पेबुल। इस प्रकार ये गोल पत्थर है, और जैसे ये गोल पत्थर, ये हो गया पेबुल, ये पत्थर है पेबुल। अब इस पेबुल पत्थर पर आप चोट करोगे तो चोट करो, पहली बार आपने चोट की तो एक साइड यहाँ से और एक साइड यहाँ से, इस प्रकार ये 2 किनारे अलग हो गए। तो साथियों, ये जो दोनों किनारे अलग हुए हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो इन्हें कहा गया फलक, और जो बाकी जो पत्थर रह गया उसे कहा गया कोर पत्थर। तो इस काल के जो उपकरण है वो कोर पत्थर पे। अब आपको समझने की बात यह है कि इस काल में जो मानव है, इस काल का, वो हिमयुग में रह रहा है, और हिमयुग में धरती पर क्या है कि बड़े बड़े जीव जंतु है, और बड़े बड़े जीव जंतुओं को शिकार करने के लिए मानव को बड़े औजार बनाने पड़े, कोर पत्थर के औजार, जिनमें पेबुल है, चॉपर है, चॉपिंग है। चॉपर को गंडासा भी कहते हैं, चॉपिंग को खंडक भी कहते हैं। पेबुल जो उपकरण है उससे ही बनेगा चॉपर और चॉपिंग। अब पेबुल है, अगर उसके एक धार है, एक तरफ धार है, जैसे ये उपकरण है, अगर इसके एक साइड में धार है कोई, तो इसे तो कह दिया चॉपर। अगर इसके दोनों सिरों पर धार है, दोनों साइड में, तो हो गया चॉपिंग यानी खंडक। साथियों, इसी प्रकार दक्षिणी भारत में इस काल में हस्त कुठार मिलते हैं, हत्थे वाली कुल्हाड़ियाँ, जिन्हें हैंडेक्स कहते हैं। इसी प्रकार इस काल के विदारणी, जिसे कलीवर, खुरचनी, जिसे सक्रेपर भी कहा जाता है, यानी खुरचनी नाम से पता चल रहा है खुरचनी, तो ये जो बड़े जानवर थे उनकी अस्थियों से मांस मज्जा निकालने के लिए इस प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हो गए साथियों कोर संस्कृति यानी निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार। साथियों, निम्न पूरा पाषाण काल के औजारों को मोटे तौर पर, जैसे मैंने बताया, पेबुल, चॉपर, चॉपिंग और हैंडेक्स। जो पेबुल, चॉपर, चॉपिंग है साथियों, ये तो है उत्तर भारत की संस्कृति, और ये हैंडेक्स है दक्षिणी भारत की। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर भारत में जैसे सोन नदी घाटी है प्रमुख, और दक्षिणी भारत में मद्रास के अंदर कोरत्याल नदी घाटी। तो ये पेबुल, चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स, विदारणी और खुरचनी निम्न पूरा पाषाण काल के औजार हैं। साथियों, जैसा कि इस काल में आते आते मनुष्य ने फलक आधारित उपकरण बनाने लग गया। मनुष्य इस काल में थोड़ी जलवायु में परिवर्तन आया है धीरे धीरे। अब ऐसा तो है नहीं कि अचानक परिवर्तन आता है, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तो इस काल में थोड़ी सी जलवायु में परिवर्तन आया तो मनुष्य ने थोड़े छोटे औजार बनाए, फलक आधारित औजार बनाए। फलक जैसे मैंने बताया, ये कोई पेबुल उपकरण है, इस पर हम चोट मारते हैं। चोट मारते हैं तो इसके जो सिरे हैं या इसके जो कुछ भाग अलग हो जाता है, जैसे ये अलग हो गया, इस प्रकार टुकड़े अलग हो गए, इन्हें कहा गया फलक। यानी मुख्य उपकरण औजार से, मुख्य पत्थर से जो चोट मारने के बाद जो छोटे टुकड़े अलग होते हैं उन्हें फलक कहते हैं। तो इस काल के औजार है वो फलक पर आधारित है।
और उनमें एक नाम आता है खुरचनी, वेदनी, वेदक। तो ये फलक संस्कृति पर आधारित औजार है। फलकों की अधिकता के कारण, ऐसा नहीं है कि इसमें पेबुल, चॉपर, चॉपिंग जैसे औजार नहीं मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा इस काल में फलक आधारित औजार है, इसलिए एच.डी. सांकलिया ने इसे फलक संस्कृति नाम दिया। कोर संस्कृति के जो औजार थे वो क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे, और इस काल के मानव को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि क्वार्टजाइट मैन का संबंध किस काल से है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या नव, तब तो उत्तर होगा पूरा पाषाण। और उसमें पूरा पाषाण का विभाजन दे दिया जाए कि निम्न पूरा कायक, मध्य पूरा कायक, उच्च पूरा कायक, तो हमारा उत्तर होगा क्वार्टजाइट मैन निम्न पूरा पाषाण का। ऐसा नहीं है कि उपकरण बंद हो गए थे यहाँ बनने, लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल में ज़्यादा उपकरण फलक संस्कृति के और चर्ट, जेस्पर, फिलेंट और चेल्सडेनी नामक बहुमूल्य पत्थरों से बनाए जाते थे, लेकिन निम्नपुरा में क्वार्टजाइट नामक कठोर पत्थर से बनाए गए थे। साथियों, आगे बढ़ते हैं, और उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड आधारित उपकरण की अधिकता होने के कारण इसे ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति भी कहते हैं। साथियों, जो फलक है, फलक मतलब मुख्य जो औजार है, पत्थर है, उससे अलग हुए जो टुकड़े हैं, अगर उनके दोनों तरफ इस प्रकार धार है, जैसे ये कोई उपकरण है, इसके इधर भी धार है और इस साइड भी धार है, दोनों तरफ धार है, तो उसे ब्लेड कहा जाता है। जैसे अपने ब्लेड के दोनों तरफ धार होती है ना, और ब्लेड की जो चौड़ाई होती है, जो लंबाई होती है, वो चौड़ाई की दुगनी होती है। तो इस प्रकार के जो उपकरणों की अधिकता थी, इनमें ब्लेड, तक्षणी, खुरचनी, यहाँ ब्लेड और तक्षणी महत्वपूर्ण है। तक्षणी साथियों एक प्रकार से नक्काशी का काम करती है। नक्काशी में इस काल में हम देखते हैं कि आगे चलकर इस काल में हम मानव का स्वभाव की बात करें, मानव किस प्रकार रहता था तीनों कालों में, तो जैसे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण, तीनों काल खंडों में मानव क्या है, आखेटक है, संग्राहक है। अभी भोजन उत्पादक नहीं है मानव, अभी वो अपना जीवन यापन शिकार और भोजन सामग्री को इकट्ठा करके गुजारा कर रहा है, भोजन उत्पादक नहीं है तीनों कालखंड में। लेकिन यहाँ और तीनों कालखंड में मानव असभ्य है, बर्बर है, यायावर है, घुमक्कड़ है। लेकिन इस काल में भी मानव वैसा ही है, लेकिन इस काल में, इस काल की विशेषता है कि नया चकमक उद्योग, यानी थोड़े उपकरण हैं वो पॉलिशदार है, पॉलिश नहीं, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर वैसे कोई पॉलिश की है, यानी उपकरणों को घिसकर थोड़ा चिकना बनाया गया है, चमकीला बनाया गया है। और इस काल में मानव का जो नज़दीकी पूर्वज है, जिन्हें हम होमो सेपियंस या हम प्रज्ञ मानव, बुद्धिमान मानव जिसे कहते हैं, उसका उदय होता है। और इस काल में साथियों चित्रकला और नक्काशी का विकास देखने को मिलता है। आगे हम जब इन तीनों कालखंडों के प्रमुख स्थल देखेंगे तो देखते हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल में एक स्थान है पाटने, भीमबेटका, वहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन मिलता है। इसी प्रकार भीमबेटका की गुफाओं में सेल चित्र देखने को मिलते हैं, गुहा चित्र देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार एक स्थान है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, जहां हमें नक्काशी के प्रमाण मिलते हैं। यानी बेलन घाटी में एक स्थल लोहदा नाला, लोहदा नाला से विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मूर्ति हमें प्राप्त होती है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित मूर्ति है। इसका मतलब इस काल का मानव नक्काशी, चित्रकारी यानी कला में भी रुचि रखता था। तो साथियों ये तीनों कालखंड हो गए। आगे हम तीनों कालखंड के प्रमुख जो स्थल भारत में प्राप्त होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों ये वीडियो आपको
अगर अच्छा लगा है तो इसको आप अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करना। और जब ये पाषाण काल के तीनों वीडियो, ये 3 वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट होगा, तीनों वीडियो आप ढंग से सुन लो, समझ लो, और उसके बाद अगर आप अपने पुराने जितने भी पाषाण काल से प्रश्न आए हुए हैं अगर वो हल कर पाओ तो मैं मानूंगा कि ये वीडियो का जो उद्देश्य है वो सफल हुआ और आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।